इमेजिन कीजिए आप एक थ्रिफ्ट स्टोर में गए जो पुराने सामान बेचती है। वहां पर आपको ये पेंटिंग दिखी, इसमें ना तो कोई लेबल लगा है, ना कोई प्राइस टैग लगा है, ना ये डिस्क्रिप्शन कुछ है, ना कुछ लिखा हुआ है कि किसने बनाई थी, कब बनाई थी। तो आप इस पेंटिंग के कितने रुपए देकर आएंगे? कॉमन आदमी 500-600 रुपए में इसको खरीदेगा। कुछ लोग जो इसकी इंट्रिकेसी, इसकी एंटीकनेस से इंप्रेस होंगे, वो 5 से 10 हजार रुपए भी दे देंगे। ऐसा ही कुछ हुआ 1958 में लंदन में, जब ये पेंटिंग एक छोटे से ऑक्शन में प्रेजेंट की गई। इस पेंटिंग को 45 पाउंड्स में मिनी एंड वॉरेन कुंट्स ने खरीदा। ये कपल इस पेंटिंग को अपने साथ साउथहैम्पटन लेके गया और फिर ह्यूस्टन चला गया अपनी यूरोपियन ट्रिप से रिटर्न होकर। कई साल तक ये पेंटिंग इनके घर में रही। फिर 1987 में कुंट्स की डेथ के बाद उनके नेफ्यू ने ये पेंटिंग इनहेरिट कर ली और अपनी डेथ तक उस पेंटिंग को अपनी दीवार पर लगा कर रखा। 2004 में उनकी बेटी सूजन ने अपने पिताजी का बहुत सारा आर्ट वर्क एक ऑक्शन गैलरी में न्यू ऑर्लिन्स में प्रेजेंट किया, जहां पर यह पेंटिंग $1200 से $1800 के बीच में लिस्ट हुई। यहां पर अलेक्जेंडर पैरिश और रॉबर्ट साइमन नाम के आर्ट डीलर्स ने यह पेंटिंग $10,000 में खरीदी, इस हंच के साथ में कि हो सकता है कि ये पेंटिंग काफी यूनिक हो। और इसके बाद में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। इन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक आर्ट कंजर्वेटर को हायर किया इस पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए। इस कंजर्वेटर ने इस पेंटिंग की कुछ इंफ्रारेड फोटोज निकाली और इन इंफ्रारेड फोटोज से जो इनिशियल स्केच पेंटिंग करने से पहले पेंटर बनाता है वो रिवील हुए। और जब ये स्केच रिवील हुए तो कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज निकल कर आई। मैक्सिमम फर्स्ट स्ट्रोक्स जो थे वो पेंटिंग के साथ लार्जली मैच कर रहे थे, मगर पेंटिंग के स्ट्रोक्स में जो आदमी का थंब था वो सीधा बनाया हुआ था और फाइनल पेंटिंग में ये थंब थोड़ा सा कर्व्ड था। इस पेंटिंग की जितनी भी नोन कॉपीज पूरे वर्ल्ड में थी, उन सब में ये थंब कर्व्ड ही बनाया गया था। सिर्फ इस पेंटिंग के अंदर जो इनिशियल स्ट्रोक्स थे उसमें ये थंब स्ट्रेट दिखा। इसका मतलब ये था कि आर्टिस्ट ने इनिशियल स्केच में तो थंब सीधा बनाया, मगर बाद में पेंटिंग बनाते समय अपना माइंड चेंज कर दिया और थंब को कर्व कर दिया। और अगर कोई भी एक पेंटिंग की कॉपी दूसरी पेंटिंग बनाता है तो वो ऐसा करेगा नहीं। इसका मतलब ये था कि ये पेंटिंग ओरिजिनल पेंटिंग थी। इस पेंटिंग का नाम था सैल्वेटोर मुंडी और इसे बनाया था लियोनार्डो डा विंसी ने। इसके बाद पैरिश और साइमन ने अगले 5 साल मेहनत की, पूरे वर्ल्ड में जा जाकर ये पेंटिंग दिखाई और लोगों को कन्विंस करने का काम किया कि ये पेंटिंग ओरिजिनल लियोनार्डो डा विंसी की पेंटिंग है। 2011 में वो फाइनली सक्सेसफुल हुए और लंदन की नेशनल गैलरी ने ये पेंटिंग डिस्प्ले की और नीचे लेबल लगा था लियोनार्डो डा विंसी। इसके बाद इस पेंटिंग की वैल्यू स्काईरॉकेट हो गई। पैरिस और साइमन ने $80 मिलियन में इसे एक डीलर को बेचा, जिसने एक रशियन कलेक्टर को $127 मिलियन में बेचा और वो इसको एक ऑक्शन में लेकर आए। ये पेंटिंग्स उन 24 लियोनार्डो डा विंसी पेंटिंग्स में थी जो आज एग्जिस्ट करती हैं और इनमें से भी सिर्फ 2 ऐसी पेंटिंग्स में थी जो किसी म्यूजियम के द्वारा हेल्ड अप नहीं है, यानी कि ओपन मार्केट में बिक रही है। ये पेंटिंग पूरे वर्ल्ड के एग्जीबिशंस में दिखाई गई और उसके बाद में न्यूयॉर्क में क्रिस्टीज ने इस पेंटिंग को $450 मिलियन में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बेचा। और आज तक का सबसे महंगा खरीदा हुआ आर्ट वर्क ये पेंटिंग बनी। ये आर्ट वर्क वही था, मगर जब तक इसका रिकॉग्निशन नहीं था तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। मगर जैसे ही ये पता चला कि ये पेंटिंग एक्सक्लूसिव है, खुद लियोनार्डो डा विंसी ने बनाई है, ओरिजिनल है, इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई। इस कहानी का मतलब क्या है? आर्ट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू बस है परसेप्शन की, उसके आसपास के नॉलेज की। अगर एक आम इंसान एक घर को देखे, एक गाड़ी को देखे, तो वो उसकी वैल्यू जज कर सकता है कि गाड़ी, ये घर कितने का होगा। मगर किसी आर्ट वर्क को देखकर कोई भी ये जज नहीं कर सकता कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। आर्ट की वैल्यू उतनी ही होती है जितना सामने वाला देने को तैयार है। अब सामने वाले को हाइप बनाकर, अलग अलग इंफॉर्मेशन देकर, एक्सक्लूसिविटी जगाकर प्राइस को इंक्रीज करने का काम आपका है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था जिसमें चलो मान लिया कि पेंटिंग काफी एंशिएंट थी इसलिए इतने महंगे में बिक गई, मगर आर्टिस्ट आज आर्ट बना रहे हैं और एक्सक्लूसिविटी के नाम पर मिलियंस बिलियंस डॉलर्स में बेची जा रही है। बाहर से कोई देखे तो उसको ऐसा लगेगा कि आर्ट मार्केट एक सबसे बड़ा स्कैम है। एक दीवार पर टेप से चिपके हुए केले के लिए आप कितने पैसे देंगे? 2019 में इटालियन आर्टिस्ट मॉरिजियो कैटलान की ये आर्ट वर्क $6 मिलियन में बिकी। मगर क्यों इतनी महंगी बिकी, आज का वीडियो इसी पर है। आज की वीडियो में हम आर्ट मार्केट को डिटेल में समझेंगे कि क्यों आर्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा इन्फ्लेटेड होती है और आर्ट का यूज़ रिच लोग कैसे करते हैं अपने अलग अलग पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए। जो वर्ल्ड में हाईली प्रीमियम आर्ट का मार्केट है वो बहुत ही क्लोज्ड सेक्टर है। यहाँ बायर्स फिक्स्ड हैं, सेलर्स भी फिक्स्ड हैं और आउटसाइडर को इसमें एंट्री करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अगर कोई आम आदमी जाकर बोले कि मुझे ये आर्ट खरीदनी है तो कोई आपको भाव भी नहीं देगा, ना आपको बेचेगा। और यही एक्सक्लूसिविटी इसका चार्म इतना बढ़ा देती है। आर्ट मार्केट का बिजनेस एक नॉर्मल बिजनेस की तरह नहीं है। एक नॉर्मल बिजनेस यही चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, जितने ज़्यादा कस्टमर्स उसके पास आए उन सबको वो सर्व करने का पर्पज़ रखे, अपना प्रोडक्शन बढ़ाए,
मगर आर्ट मार्केट ये सब नहीं सोचता। कई बार तो जानबूझकर आर्टिस्ट कम पेंटिंग बनाते हैं ताकि उसकी रेट ज्यादा हो सके। लोग भर भर के पैसा देने को तैयार हैं, मगर आर्टिस्ट पेंटिंग बनाने को तैयार नहीं होता है। आर्ट मार्केट एक लकी मार्केट है, मगर दुनिया के बाकी बिजनेस इतने लकी नहीं होते कि वो किसी कस्टमर को रिफ्यूज कर सकें। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर कोई भी स्मॉल या लार्ज स्केल बिजनेस रन या मैनेज करते हैं तो आपको अपने कस्टमर्स की लीड्स को मैनेज करने के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए ओडू का CRM यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, जो आपको एकदम फ्री में मिलेगा। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इनिशियल लीड से लेकर फाइनल सेल्स तक सब एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज करता है। यहाँ पर एक कानबान व्यू आपको मिलता है जहाँ पर हर लीड का एक कार्ड बनाकर आप उसको स्टेज वाइज मैनेज कर सकते हैं। सारी डीलिंग्स आप यहीं से चैट्स के थ्रू भेज सकते हैं, कस्टमर को कोट बनाकर भेज सकते हैं और इसी प्लेटफॉर्म से कस्टमर से पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी पर चैट GPT भी इंटीग्रेटेड है जिससे आप कस्टमर्स को ईमेल्स ड्राफ्ट कर सकते हैं। ओडू बहुत सारे बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक कलेक्शन है जिससे आप बिजनेस रिलेटेड कई सारी फंक्शंस जैसे कि HR मैनेजमेंट, अकाउंट्स, इनवॉइस बनाना, वेबसाइट बनाना, ये सब आसानी से मैनेज कर सकते हैं और इनको आपस में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इनकी कोई भी एक ऐप जैसे कि ये CRM सॉफ्टवेयर आप फ्री में यूज कर सकते हैं लाइफ टाइम, इंक्लूडिंग लाइफ टाइम सपोर्ट। मगर अगर आपको इनके बाकी एप्स भी यूज करने हैं अपने बिजनेस को ग्रो और एक्सपैंड करने के लिए तो सिर्फ 580 रुपीज पर मंथ के सब्सक्रिप्शन में इनकी सारी एप्स आपके लिए अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है स्मॉल स्केल से लेकर लार्ज स्केल्स तक के सभी बिजनेसेस के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर आप इनका CRM सॉफ्टवेयर चेकआउट कर सकते हैं। अब आर्ट मार्केट के बारे में सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि जितना इसको न्यूज कवरेज मिलता है उतना ये बड़ा है नहीं। पूरे वर्ल्ड में हर साल लगभग 68 मिलियन का आर्ट वर्क सेल होता है। जितना बड़ा ये नंबर लग रहा है उतना बड़ा है नहीं, इसका डबल लगभग $150 मिलियन की तो लोग चाय पी जाते हैं वर्ल्ड में। इंडिया की कुछ बड़ी कंपनीज जैसे कि HDFC बैंक, एयरटेल, TCS, इन सब का अकेले का मार्केट कैप ही आर्ट मार्केट का 2 से 3 गुना है। और दूसरी चीज आर्ट मार्केट की ये है कि छोटा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड भी है। पूरे वर्ल्ड की जो सेल्स थी उसका 82% USA, UK और ग्रेटर चाइना यानी कि हांगकांग में हुआ। यानी कि जो ग्लोबल आर्ट मार्केट है वो बेसिकली 3 शहरों में सिमटा हुआ है, न्यूयॉर्क, लंदन और हांगकांग। 2020 की एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 43% आर्ट डीलर्स जो थे उनके 20 से कम यूनिक बायर्स थे, यानी कि उनके कस्टमर लगभग 20 ही थे हर आर्ट डीलर के। आप इमेजिन कीजिए कि कोई एक बिजनेसमैन है, उसके सिर्फ 20 ही कस्टमर हैं और इस पूरे आर्ट मार्केट के सिर्फ 2 ही किंग्स हैं, एक है सोथबीज और एक है क्रिस्टीज, जो कि बहुत बड़े आर्ट ऑक्शन हाउसेज हैं। ये दोनों मिलाकर वर्ल्ड का 50 से 60% आर्ट मार्केट बाय वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं। अब इतना सब सुन के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने छोटे से कंसोलिडेटेड आर्ट मार्केट में करप्शन का बहुत बड़ा स्कोप है। आर्ट प्राइसेस में मैनिपुलेशन का काम यही आर्ट ऑक्शन हाउसेज करते हैं। इनका प्रोसेस स्टार्ट होता है किसी भी आर्टिस्ट की आर्ट के इवैल्यूएशन से। जब कोई आर्टिस्ट अपनी आर्ट इनको लाकर देता है तो इनके एक्सपर्ट्स उस आर्ट को जज करके उसकी एक लोअर लिमिट और एक हायर लिमिट सेट करते हैं और फिर आर्टिस्ट को ये लोग गारंटी भी देते हैं कि इस लोअर लिमिट से नीचे हम इस आर्ट वर्क को बेचेंगे ही नहीं, चाहे ये नहीं बिके। इससे बेनिफिट भी इन्हीं को होता है क्योंकि आर्टिस्ट की वैल्यू इंक्रीज होती है, आर्टिस्ट की आर्ट का प्राइस मार्केट में नीचे नहीं आता है। और अब क्योंकि हर सेल में इनका एक कमीशन होता है और ये कमीशन बढ़ता जाता है जितनी ज़्यादा आर्ट की प्राइस होती है उसके साथ, तो ये भी कोशिश करते हैं कि आर्ट जितनी ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पैसों में बिके। और किसी भी आर्ट को एक्सपेंसिव बनाने के 4 फॉर्मूला होते हैं। सबसे पहला आर्टिस्ट की रेपुटेशन, जो कि वर्ड ऑफ माउथ से होती है और उसको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। दूसरा ऑक्शन हाउस की रेपुटेशन। अब क्रिस्टीज और सोथबीज इतने बड़े प्लेयर्स हैं कि पहले से ही बहुत ज़्यादा रेपुटेड है। तीसरा एक्सक्लूसिविटी, यानी कि ये डिसाइड करना कि हम किन किन लोगों को ऑक्शन में इन्वाइट करेंगे। तो लोग अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझते हैं, एक एलीट क्लब का पार्ट समझते हैं कि हमें ऑक्शन के लिए बुलाया गया इन ऑक्शन हाउसेस के द्वारा, और इससे आर्ट की प्रीमियमनेस और बढ़ जाती है। और चौथा फैक्टर है स्कैरसिटी, यानी कि जानबूझकर एक आर्टिस्ट से कम आर्ट बनाना, मार्केट में कम आर्ट लेकर आना ताकि आर्ट की जो हायर वैल्यू है वो बनी रहे, जो कि इकोनॉमिक्स का एकदम सिंपल फंडा है डिमांड और सप्लाई का। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी और जितनी कम सप्लाई होगी, प्राइसेस उतने ही ज़्यादा इन्फ्लेट होते रहेंगे। लियोनार्डो डा विंसी की ये पेंटिंग जिसका हमने एग्जाम्पल अभी सुना था, वो 500-600 रुपये में बिक गई थी जब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई डिमांड नहीं थी। मगर जब ये पता चला कि ये उन 2 रेयर पेंटिंग्स में से एक है जो ऑक्शन के लिए अवेलेबल है, जिनको खरीदा जा सकता है, तो ये सबसे महंगी बिकने वाली आर्ट बन गई। क्योंकि ये पेंटिंग स्कैर्स थी, ये पेंटिंग रेयर थी। ऐसा नहीं था कि इस पेंटिंग को देखकर बायर को बहुत कुछ समझ में आ गया था, कुछ ज्यादा ही मीनिंग उसने निकाल लिया था इसका। स्कैरसिटी का एक और एग्जांपल बताता हूँ। 2005 से 2013 के बीच में एंडी वॉरहोल नाम के एक फेमस आर्टिस्ट हैं, उनकी सारी पेंटिंग्स की 1/4 पेंटिंग सिर्फ एक ही आदमी ने खरीदी, जिसका नाम था होजे मुगराबी। मुगराबी के पास में वॉरहोल की 800 से ज्यादा पेंटिंग है और वो हमेशा यही ट्राई करते रहते हैं कि वॉरहोल की कोई भी पेंटिंग कहीं भी अगर बिक रही हो तो वो सस्ते में ना बिक जाए,
वो जानबूझकर उसको महंगे प्राइसेस में खरीदते हैं ताकि वॉरहोल की पेंटिंग की एक मिनिमम वैल्यू बनी रहे, ताकि उनका जो पहले वाला इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बनी रहे। तो बेशक हो सकता है कि उनको वॉरहोल की पेंटिंग से प्यार हो, उसमें बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग वो तलाशते हो, उनको इंटरेस्टिंग लगती हो, मगर उनका मेन बॉटम लाइन पर्पस ये है कि अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, ग्रो करना। और इसीलिए वो मार्केट से जितनी हो सके उतनी वॉरहोल की पेंटिंग्स को हटाकर अपने पास में स्टॉक करके रखते हैं। जैसे कि अगर सीजन नहीं होता है तो लोग प्याज को स्टॉक करके, टमाटर को स्टॉक करके उनके दाम बढ़ाते हैं, वैसे ये लोग पेंटिंग को स्टॉक करके उनके दाम बढ़ा रहे हैं। मुगराबी जानबूझकर ऑक्शन हाउसेज में जाकर वॉरहोल की पेंटिंग्स को ज्यादा प्राइस में खरीदते हैं, उसको ओवर प्राइस करते हैं। क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी पेंटिंग का जो खरीद बेच का दाम है वो ऑक्शन के समय ही रिवील किया जाता है। अगर दो लोग आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो कितने में हुआ, क्या हुआ, ये वर्ल्ड को रिवील नहीं होता है। तो ऑक्शन की रेट्स जो है वो एक बेस बनती है किसी भी पेंटिंग की वैल्यू की। इसके अलावा वॉरहोल की पेंटिंग्स जिन अदर बायर्स के पास में है, मुगराबी उनसे भी टच में रहते हैं और उन सबको भी ये कन्विंस करके रखते हैं कि तुम कहीं गलती से वॉरहोल की कोई पेंटिंग को सस्ते में मत बेच देना, और अगर बेचो तो पहले मेरे पास आना। तो कुल मिला के इतने छोटे से आर्ट मार्केट में कुछ चंद फ्यू कलेक्टर्स हैं जिनके पास वॉरहोल की पेंटिंग्स हैं। उन सब ने ये डिसाइड कर रखा है कि हम इसको सस्ते में नहीं बेचेंगे, उसको स्टॉक करके रखेंगे। तो वॉरहोल की पेंटिंग्स के दाम आसमान छू रहे हैं। और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की कि रिच पीपल आर्ट खरीदने में इतने इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं। आप में से मैं बता रहा हूं मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो देखने से पहले ये लगता होगा कि रिच पीपल के पास में बहुत सारा फालतू पैसा होता है और वो अपने शौक मौज के लिए आर्ट को खरीद कर अपने घर में, अपने लिविंग रूम में टांग देते हैं। वो अपने शौक के लिए बहुत सारी लग्जरी चीज़ें खरीदते रहते हैं, जैसे कि कोई यॉट खरीद ली, कोई बंगला खरीद लिया, कोई महंगी गाड़ी खरीद ली। वैसे ही आर्ट भी है, उसको खरीद के टांग दिया। मगर क्या ना कि जो अल्ट्रा रिच लोग हैं ना, वो इसलिए रिच नहीं है कि वो अपने शौक मौज में पैसे उड़ा रहे हैं, वो इसलिए रिच है क्योंकि वो हर चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं। उनको पैसे बनाने के ऐसे ऐसे तरीके आते हैं जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। मोस्ट ऑफ द रिच पीपल जो आर्ट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आर्ट खरीदते हैं, वो इसलिए नहीं खरीदते कि उनको आर्ट में इंटरेस्ट है, वो इसको एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन अपॉर्चुनिटी खरीदते हैं। समझते हैं क्यों? जैसा कि हमने पहले समझा कि आर्ट का प्राइस इससे डिसाइड नहीं होता कि उसमें किस तरह के कलर्स यूज किए गए हैं, वो क्या मैसेज कन्वे कर रही है, उसमें डिटेलिंग कितनी है। उसका प्राइस इससे डिसाइड होता है कि ऐसी कितनी आर्ट मार्केट में अवेलेबल है, इसका प्राइस कितना पे करने को कोई तैयार है, आर्टिस्ट की क्या रेपुटेशन है। तो रिच लोग जो आर्ट में इन्वेस्ट करते हैं वो 5 रीजंस के कारण करते हैं। समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहला रीजन बहुत सिंपल है, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ पार्किंग। लोगों को इन्वेस्ट करना होता है, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, इसलिए कई रिच लोग आर्ट में इन्वेस्ट करके रख देते हैं क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि ये स्कैर्स है, इसकी जैसी कोई और पेंटिंग अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में इसकी वैल्यू ग्रो होगी तब हम इसको अच्छे रिटर्न्स में बेच सकते हैं। तो बिलियनियर्स के लिए ये बहुत ही आसान पोर्टेबल वेल्थ कंटेनर है। अब $80 मिलियन को आप बैंक में जमा करके रखो, इससे अच्छा आपने $80 मिलियन की एक पेंटिंग खरीद के अपने साथ टांग दी है और जहां भी जाते हैं उसको लेकर चले जाते हैं। दूसरा रीजन है ऑफ कोर्स स्टेटस, पावर, आइडेंटिटी। रिच लोगों को ये भी दिखाना होता है कि हम पावरफुल हैं, हम एलीट हैं। इसके लिए भी कुछ लोग टेस्ट के लिए भी आर्ट को खरीदते हैं। एलीट पीपल के साथ नेटवर्किंग करने के लिए, एलीट नेटवर्क्स में घुसने के लिए लोग आर्ट खरीद कर उसका यूज करते हैं। जो नए नए लोग रिच बने हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आयर्स हैं रिच लोगों के, वो लोग भी आर्ट का यूज अपने स्टेटस और अपने पावर को एस्टेब्लिश करने के लिए करते हैं। तीसरा रीजन है आर्ट के अगेंस्ट पैसा उधार लेना। एक आदमी के पास में 100 करोड़ की एक पेंटिंग है, उसने उस पेंटिंग को गिरवी रखकर बैंक से 100 करोड़ लोन ले लिया और उसको खर्च कर दिया। ध्यान दीजिए, उसने पेंटिंग को बेचा नहीं। अगर वो पेंटिंग को बेचते तो उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता। उन्होंने सिर्फ लोन लेकर उस पैसे को खर्च कर दिया और फिर से उस लोन को रीपे करते रहेंगे। आर्ट जो है वो लोन लेने और लोन देने का एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, इसीलिए भी लोग आर्ट खरीद। कुछ लोग आर्ट पर कंट्रोल के लिए, लेगेसी के लिए, फिलैंथ्रोपी के लिए आर्ट खरीदते हैं। लोग आर्ट को खरीद कर अपने नीचे के वंश को पास ऑन करते हैं जिससे कि इनहेरिटेंस टैक्स बचा सके। अगर वो कोई मकान या फिर कुछ पैसा अपने नीचे पास ऑन करते तो हो सकता है कुछ टैक्स देना पड़ता, मगर वो टैक्स आर्ट के फॉर्म में अगर दे दिया जाता है तो टैक्स बच जाता है। और इसी से हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रीजन पर, जो कि है टैक्स बचाना। अब किस किस तरीके से रिच लोग टैक्स बचाते हैं चलिए समझते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने 2 करोड़ में एक पेंटिंग खरीदी। कुछ साल बाद में मैं एक आर्ट अप्रेजर को हायर करूंगा और उससे कुछ सेटिंग करके ये कह दूंगा कि तू इसकी वैल्यू 10 करोड़ लिख दे। अब वो 10 करोड़ इसकी वैल्यू लिख के चला भी जाता है। आर्ट मार्केट में रिमेंबर सबको पता है कि ये सेटिंग हुई है और असली में ये 10 करोड़ की पेंटिंग नहीं है, मगर पेपर पर ये पेंटिंग 10 करोड़ की हो गई है। हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें अभी ये पेंटिंग बेचनी नहीं है। रुको, मैं जाकर ये पेंटिंग किसी म्यूजियम में डोनेट कर दूंगा और अपना डोनेशन दिखा दूंगा 10 करोड़ रुपए। मेरे टोटल इनकम में से 10 करोड़ रुपए माइनस हो गए, जिससे अगर 30
40% में टैक्स देता हूँ तो 3-4 करोड़ रुपए का टैक्स बचेगा। पेंटिंग इनिशियल इन्वेस्टमेंट ने 2 करोड़ की थी और टैक्स बचा लिया 3-4 करोड़ रुपए का, यानी कि 1-2 करोड़ का मुनाफा। अब इस पे चेरी ऑन टॉप देखिए, मैंने जो पेंटिंग 10 करोड़ की इन्फ्लेट करके किसी म्यूजियम को डोनेट की, उस आर्टिस्ट की आर्ट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, उसकी बाकी पेंटिंग्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग बोलेंगे अरे वाह, इसकी तो 10 करोड़ की पेंटिंग हमें दिख रही है। अब मेरे पास अगर उस आर्टिस्ट की और भी पेंटिंग्स बची होंगी तो उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं, इन्फ्लेट करके डोनेट कर देते हैं ताकि उनका जो बाकी का इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ सके। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फ्री पोर्ट्स का। कई सारी कंट्रीज में कुछ ऐसी जगह डेडिकेटेड होती हैं जो कि फ्री पोर्ट्स होती हैं, जो उस कंट्री के दायरे में नहीं गिनी जाती, और वहाँ पर अगर कोई भी सामान लाया जाता है तो कंट्री उस पर कस्टम्स और एक्साइज ड्यूटीज नहीं लगाती। जनरली दुबई में ये बहुत पॉपुलर है। अगर कोई शिप कहीं से आकर दुबई के एक फ्री पोर्ट पर एंटर करता है तो ये मान लिया जाता है कि ये गुड्स अभी दुबई के अंदर एंटर नहीं हुए हैं, इसलिए दुबई उस पर कोई भी ड्यूटी, कोई भी कस्टम चार्ज नहीं करता, वो उसी जगह पर पड़ा रहे तब तक। एक तरह से फ्री पोर्ट्स सिक्योर ड्यूटी फ्री वेयर हाउसेज हैं। अब ओरिजिनल फ्री पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट तो सामान को इन ट्रांजिट पार्क करने के लिए था कि फॉर एग्जांपल मुझे ईरान से तेल को इंडिया लेकर आना है तो बीच में मैंने तेल को पार्क करके दुबई में रख दिया। मगर इन फ्री पोर्ट्स के अंदर कई सारे ऐसे वेयर हाउसेज सिक्योर्ड डेवलप हो चुके हैं जहां पर वेल्दी लोग अपने कई सारे आइटम्स को जीवन भर पार्क करके रखते हैं। कई सारे वेयर हाउसेज ऐसे हैं जिनमें म्यूजियम ग्रेड का क्लाइमेट कंट्रोल है, कंजर्वेशन है, आर्ट कंजर्वेटर्स वहां पर अपॉइंटेड हैं जो कई सारे लोगों की आर्ट को प्रिजर्व करके इन फ्री पोर्ट्स पे रखे हुए हैं। जब तक ये फ्री पोर्ट्स पे रहेंगी, किसी भी कंट्री में इस आर्ट को खरीदने या बेचने का टैक्स नहीं देना पड़ेगा इंडिविजुअल को। और ऐसा सबसे बड़ा फ्री पोर्ट है जेनेवा में, जहां पर अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन की आर्ट स्टोर्ड है। लगभग 1 मिलियन आर्ट पीसेज यहाँ पर हैं और ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड के फ्री पोर्ट्स का 40% अकेले इस जेनेवा के फ्री पोर्ट के अंदर स्टोर्ड है। ऐसे कई सारे फ्री पोर्ट्स कई सारे कंट्रीज में हैं, जैसे कि सिंगापुर, लग्जमबर्ग और यूएई, तो मैंने आपको बताया ही था। इन फ्री पोर्ट्स के ऊपर आर्ट स्टोर करने का बहुत अच्छा एडवांटेज भी है। अगर आपने कोई पेंटिंग खरीदी, उसको फ्री पोर्ट पे स्टोर करके रख दीजिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। जब आपको बेचनी है तो इसी फ्री पोर्ट से दूसरे पर्सन को बेच दीजिए, उसको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा जब तक वो आर्ट वर्क उस कंट्री में एंटर नहीं करता। तो एक ही आर्ट वर्क को मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल लोग खरीदते बेचते रहते हैं, मगर वो आर्ट वर्क वहीं पड़ा रहता है। ये एकदम रियल एस्टेट की तरह हो गया जिस पर कोई ड्यूटी नहीं लग रही है। ऊपर से ये फ्री पोर्ट्स एकदम प्राइवेसी बनाकर रखते हैं। कोई भी कंट्री फ्री पोर्ट्स को ये नहीं कह सकती कि तुम दिखाओ किस किस का तुमने कितना सामान स्टोर करके रखा है। तो इन रिच इंडिविजुअल्स की कितनी वेल्थ इन फ्री पोर्ट्स के अंदर स्टोर्ड है ये हमें नहीं पता चल सकता। कल को फॉर एग्जांपल इंडिया के कोई XYZ नामी बिजनेसमैन है जिनके ऊपर इंडिया ने वारंट जारी कर दिया, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा, तो वो वेल्थ कैसे लेकर जाएंगे और कहां से लेकर जाएंगे? वो सीधे जाएंगे इन फ्री पोर्ट्स के पास में, जहां पर पहले से इन्होंने भर भर के अपनी पेंटिंग्स स्टॉक करके रखी होंगी, जो इनकी ओरिजिनल वेल्थ है जिसको उन्होंने वहां पहुंचा दिया। उन फ्री पोर्ट्स पे रखी हुई वेल्थ को ना तो इंडिया कैप्चर कर सकता है, ना वो कंट्री कैप्चर कर सकती है, और वो इंसान मजे से अपने जीवन भर की लूटी हुई कमाई एंजॉय करेगा। तो कुल मिलाकर सिचुएशन ये है कि जो प्रीमियम आर्ट का मार्केट है वो हाईली एक्सप्लॉइटेबल मार्केट है, रिच पीपल द्वारा बनाया गया है और रिच पीपल की नीड्स को सूट करने के लिए बनाया गया है। चाहे वो टैक्स अवॉइडिंग हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो या सिंपल प्राइस इन्फ्लेशन हो, आर्ट मार्केट में रिच लोगों के लिए सब कुछ पॉसिबल है। और इन सब के बावजूद ये मार्केट एंटायरली अनरेगुलेटेड है। किसी भी कंट्री ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज इसके ऊपर नहीं बना रखे कि आप इतना ज़्यादा प्राइस इन्फ्लेट नहीं कर सकते, आपको अगर खरीदना बेचना है तो आपको हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इस तरह का कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन कहीं पे भी नहीं है। लार्जली एक लॉलेस मार्केट है, एक्सेप्ट द लॉ कि आपको मिलियंस और बिलियंस इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहना है अगर आपको इस मार्केट में घुसना है तो इस खेल में हार किसकी होती है? ऑफ कोर्स आर्टिस्ट की हार होती है, क्योंकि उसको उतनी वैल्यू अपने आर्ट वर्क की नहीं मिलती जितने कि रिच लोग उससे कमा कर ले जाते हैं। कई सारे आर्टिस्ट जो अच्छे होते हैं मगर एक एलिट क्लब में घुस नहीं पाते, इसलिए वो कभी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। हम लूज आउट करते हैं क्योंकि हम कभी भी इस मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते, और रिच लोग जो एडवांटेज लेते हैं इससे वो हम नहीं ले सकते। हम अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर कई सारे रूल्स हैं, कई सारे रेगुलेशंस हैं, मगर आर्ट मार्केट में इन्वेस्ट हम नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, जिसमें मैंने बताया कि कैसे क्रिमिनल्स, करप्ट लोग अपने पैसे को एक देश से दूसरे देश लॉन्ड्रिंग करते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर ओडू का CRM सॉफ्टवेयर जरूर चेकआउट कीजिए। मैं चलता हूं अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।